जो है हाईवे निकल रहा है, यहाँ पर चौबे जी का खेत पड़ गया। अब चौबे जी कह रहे हैं ये तो हमारा अधिकार है, ये मेरी जो संपत्ति का अधिकार है, ये तो मेरा है, ठीक है, तो ये रोड आप इधर से ले जाइए, इधर से जो है घुमा के ले जाइए। तो ये दिक्कत होती है। अब इधर वाले भाई साहब कहते हैं चौधरी जी की इधर से नहीं, आप इधर से ले जाइए, ठीक है। तो ये दिक्कत आ रही थी, इसीलिए क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार ही हटा दिया गया। अब रोड जिस समय जिस अनुसार निकलेगी, जो नक्शा पास होगा उसी के अनुसार ही निकलेगी, चाहे आगे किसी का भी चौबे जी का है खेत, चाहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एग्रीमेंट्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। इससे पहले मैंने जीएस का पार्ट 1 एमसीक्यू अपलोड कर दिया है। आज डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। और भी आपको बता दें कि इसके साथ साथ मैं टॉपिक वाइज जो भी है, जैसे टॉपिक वाइज आपके डे हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, आपके इंपॉर्टेंट जो आपके डैम्स हैं, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया हूं। उसकी जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जीके जीएस यूपी कैडेट सीयूटी ट्रिक से के नाम से जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर टॉपिक वाइज और यहाँ पर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं आप लोगों की, ताकि प्रैक्टिस आपकी भी चलती रहे साथ ही साथ, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो भी मैं मेंशन करता रहूंगा, ताकि आपको करंट से भी अवगत रहें, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपके करंट से भी बन जाते हैं, तो करंट भी मैं मेंशन करता रहूंगा यही नहीं एमसीक्यू क्वेश्चनों में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग से एक अपील है, प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है। थोड़ा न्यू चैनल है, आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म के संस्थापक। और यहाँ पर आप गौतम बुद्ध से रिलेटेड भी दो जो बातें हैं इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था तो वो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ, वाराणसी में दिया था। और इन्होंने जो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है वो लुम्बिनी माना जाता है। लुम्बिनी में इनका जन्म स्थान है, जो कि नेपाल में पड़ता है। महावीर स्वामी के बारे में भी आपको, महावीर जो स्वामी है उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर इनका जो जन्म है वो वैशाली में होता है, वैशाली। क्योंकि ये सभी कॉमन क्वेश्चन है, जनरल जो है आप लोग हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत जो है आपका लेवल चेंज हो जाता है, कभी कभी आपका मैचिंग में हो जाता है, कभी सीक्वेंस बेस्ड पूछ लेते हैं, और कभी कभी आपका जो है स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसको पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसमें आपका बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। और बृहस्पति जो होता है, बृहस्पति से रिलेटेड याद रखिए, सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका, सबसे बड़े ग्रह जो है आपका वो आपका बृहस्पति हो जाएगा। और जो आपका मंगल है, मंगल जो है आपका लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आप लोग मंगल मिशन, अगर एक मूवी आई थी, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसको नहीं देखे तो आप लोग देखिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मंगल, ठीक है। मंगल जो है आपका, जो इसको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध जो है आपका वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका बुध। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है, जेट्रोफा उत्पादन से है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर बात करें अंडा उत्पादन की, तो अंडा उत्पादन की आपकी हो जाएगी रजत क्रांति। रजत क्रांति कहते हैं इसे, सिल्वर रिवोल्यूशन भी कहते हैं, रजत क्रांति कहते हैं इसे। दुग्ध उत्पादन को क्या कहते हैं? दूध उत्पादन को कहते हैं श्वेत क्रांति कहते हैं, या फिर व्हाइट फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट आपका उर्वरक उत्पादन इंपॉर्टेंट है। उर्वरक उत्पादन आप लोग काफी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। इसमें होता है धूसर क्रांति, धूसर या ग्रे क्रांति, या ग्रे या इंग्लिश में ग्रे कहेंगे। वैसे आपका धूसर क्रांति जो है आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित होती है। नेक्स्ट आपका है जेट्रोफा जो है आपका किससे संबंधित है? जेट्रोफा जो है आपका किससे संबंधित है? ये आपका काली क्रांति से संबंधित है जेट्रोफा उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर नीली क्रांति से आपसे पूछा गया था, तो उससे रिलेटेड कोई यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा नीली क्रांति को क्या कहेंगे। आप लोग कमेंट करिए नीली क्रांति को क्या कहेंगे, उसमें किसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा इसमें आपका नीली क्रांति को कहते हैं ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें अध्ययन किया जाता है किसका? मत्स्य, यानी कि मछलियों का जो उत्पादन है वो किससे संबंधित है? वो आपका नीली क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टका किस देश की मुद्रा है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है भूटान की है, नेपाल की है, मालदीव की है, बांग्लादेश की है। तो किसकी है? टका किस देश की मुद्रा है? आप लोग कमेंट करिए इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की है। किसकी? बांग्लादेश की है। इनकी राजधानियाँ भी आपको याद रखना है। जैसे भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू होती है। क्या है? थिम्पू। नेपाल की क्या है? काठमांडू। काठमांडू, काठमांडू है। आपका मालदीव की क्या है? मालदीव की क्या हो जाएगी? मालदीव की क्या हो जाएगी? माले। मालदीव के माले हो जाएगी। यहाँ की संसद का नाम क्या हो जाएगा? मजलिस। संसद का नाम क्या है माले की? मजलिस। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। ढाका वहाँ की राजधानी है और टका वहाँ का जो है मुद्रा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वायुसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पहला आपका ऑप्शन हो जाएगा जनरल, बी है एयर चीफ मार्शल, सी है एडमिरल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वायुसेना। तो वायुसेना यानी कि एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। देखिए कोरिलेट करना भी आपको आना चाहिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चनों के आंसर ही आपको आए। आपको ऐसे भी सोचना है कि आपको बिना किसी के क्वेश्चन को आते हुए भी कैसे करना है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार की भी आपको मेंटेलिटी आपको प्रैक्टिस करना है कि बिना आपके क्वेश्चन आते हुए भी उसको कैसे हम आंसर और क्वेश्चन को पढ़कर कोरिलेट कर पा रहे हैं, सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसे करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, एयर चीफ मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी यात्रा किसने किया था? दांडी यात्रा किसने किया था? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है महात्मा गांधी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है दादा भाई नरोजी। तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने किसकी स्थापना की है? इन्होंने स्थापना किसकी की है? शांति निकेतन की। किसकी? शांति निकेतन। शांति निकेतन, निकेतन भवन की जो स्थापना की है। जो विश्व भारती आप यूनिवर्सिटी भरे होंगे पेपरों में, जो आपके SUT में विश्व भारती एक यूनिवर्सिटी है पश्चिम बंगाल की, उसकी भी स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा की गई थी। वहीं पर आपका शांति भवन है। ठीक है। शांति निकेतन भवन जो है आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही स्थित है। ठीक है। तो आपका इसका भी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो आप सोचिए कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी आपकी है विश्व भारती। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से की थी? तो ये गुजरात में पड़ता है स्थान। कहाँ पर? गुजरात। दांडी जो स्थान है गुजरात में पड़ता है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आपका है गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन थे? गोपाल कृष्ण जो गोखले थे गांधी जी के गुरु थे। ठीक, गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। दादा भाई नौरोजी से आप याद रखिएगा, इन्हें ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, बी है आपका यूरोप, सी है आपका अफ्रीका, डी है आपका एशिया। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ताकि उसी हिसाब से मैं अगली वीडियो को प्लान करता हूं। तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। तो देखिए आपका जो है इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप की अगर बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा की अगर बात करें रसगुल्लो, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यूरोप, अफ्रीका ये सब बाद में आते हैं। सबसे बड़ा याद रखना है आपको एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर, आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन किस फल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है आम है, बी आपका बारबेडोस चेरी है, सी आपका अखरोट है, डी आपका काजू है। ठीक है, और ई ऑप्शन आपको मैं अलग से दे रहा हूँ, ये हो जाएगा नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो आप लोग बस कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरन सबसे ज़्यादा किस फल में पाया जाता है? इन्हीं के ऑप्शन के आंसर आपको बताना है। ठीक है, हालांकि मैं आपको इनसे रिलेटेड जो और टॉपिक है उनको बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे कि आम, तो आम का अगर बात करें तो आम में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। IU जो आपका होता है इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट। ये आपकी 4800 पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है किसमें? आम में पाई जाती है। कितने परसेंट? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। कितनी? 4800 इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट आपका बारबेडोस चेरी। बारबेडोस चेरी की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपकी क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। क्या? विटामिन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1000 से 4000 मिलीग्राम पाई जाती है। मिलीग्राम पाई जाती है, 4000 कर लीजिएगा। ठीक है, ये 4000 आपका हो गया। तो ये आपकी कितनी है? विटामिन सी mg में पाई जाती है। इसके बाद किसका नंबर आता है? तो इसके बाद आपका नंबर आता है आंवले का। इसके बाद नंबर आता है आंवले का। आंवला तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, आंवला। उसके बाद किसका नंबर आता है? आंवले में होती है 600 mg। और आपका इसके बाद आता है क्या? अमरूद।
अमरूद जिसे गोवा कहते हैं, जिसे गुआवा कहते हैं, क्या कहते हैं, गुआवा। तो इसमें अमरूद में जो है आपकी 300 जो है आपकी 266 से जो है आपकी 266 से, कहीं कहीं आपको 61 भी मिलेगा, 266 से 300 mg पाई जाती है। ये आपको mg में याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना चाहिए कि बारबड़ो चेरी, उसके बाद आंवला, उसके बाद जो है आपका अमरूद। ठीक है, नेक्स्ट आपका अखरोट। अखरोट की अगर बात करें तो अखरोट में जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अखरोट में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। कितने परसेंट, 64% पाई जाती है। इसके बाद वसा किस में पाई जाती है, तो इसके बाद अखरोट के बाद वसा पाई जाती है आपकी बादाम में। बादाम, कच्चा बादाम है, कच्चा बादाम, बादाम में जो है इसके बाद जो है क्या पाई जाती है, आपकी वसा पाई जाती है 58%। उसके बाद वसा किस में पाई जाती है, तो काजू में पाई जाती है। किसमें, काजू में। काजू भैया जो है, काजू भैया में पाई जाती है कितनी, 46% जो है आपकी वसा पाई जाती है। तो आपको फर्स्ट वाला जरूर याद रखना है, अखरोट में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। उसके बाद बादाम में वसा पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है काजू। तो काजू में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो काजू में आपका जो है सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है कौन सा, तो आपको कहेंगे भैया इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन। लोग कहते हैं प्रोटीन, सोचते हैं ना कि बादाम खाएंगे तो मुझे प्रोटीन मिलेगी, लेकिन प्रोटीन उससे कम होती है काजू से। और काजू में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, उसके बाद बादाम में होती है। बादाम को कहते हैं आलमंड। ठीक है, तो आप लोग ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बाकी आपको बता दें आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, क्योंकि आप लोग कमेंट तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को पता हो जाना ही चाहिए। तो आयरन में जो है सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो करौंदे में पाई जाती है। करौंदा खाएं ना, करौंदे का अचार। ठीक है, आप लोग तो खाए होंगे। करौंदे का अचार जो है उसके जो है सबसे ज़्यादा जो है इसमें आयरन पाया जाता है। इसको किस फॉर्म में, सूखे हुए करौंदे जो होते हैं, सूखे हुए करौंदे, उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अगर बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, लीची में पाया जाता है। किसमें, लीची में पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। देखिए भैया, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, आ चुका है आपके पास। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यहाँ पर अगर बात करें तो पहला आपका हो जाए यजुर्वेद, सेकंड आपका अथर्ववेद, सी आपका सामवेद, डी आपका ऋग्वेद। इसमें कौन सा सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पुराना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऋग्वेद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीयूटी में पूछा गया था 2022 में, और आपका ये किस पैटर्न में पूछा गया था, आपका जो बीएचयू का पेपर हुआ था, बीएचयू वाले सेक्शन में पूछा गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर का बीएचयू का जो पेपर हुआ था उसमें जनरल पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जो कौन सा वेद है जिसमें जो है आपका जो जादू टोना मिलता है, जादू टोना देखने को मिलता है किस वेद में। ठीक है, किस वेद में पाया जाता है, तो आपको बता दें तो आपका यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद में आपको यज्ञों से संबंधित मंत्र मिल जाते हैं। यज्ञों जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों के नियम मिल जाते हैं, विधियाँ मिल जाती हैं, विधान मिल जाते हैं, कैसे आपको करना है। ठीक है, वो ज़्यादा यजुर्वेद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अथर्ववेद में अगर बात करें तो अथर्ववेद में आपका जो है जादू टोना अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें ही मिल जाती है। किसमें, जो आपका ये होता नहीं है कि वशीकरण, मुचकरनी, ये सभी जो आपका किसमें मिल जाएंगे, वो सभी अथर्ववेद में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, जादू टोना जो है आपका किसमें मिल जाएंगे, अथर्ववेद में मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है सामवेद। सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद में आपका साम का मतलब होता है गाना। साम का मतलब होता है गाना, जैसे नहीं कहते हैं साम रंगीन है, बस उसी से याद रख लेना है आपको। ठीक है, सामवेद यानी कि गाना। तो गाने से आप समझ लीजिए यहाँ पर इसे संगीत का जनक माना जाता है। किसे, संगीत का जनक माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो है संगीत का जनक माना जाता है किसे, सामवेद को। नेक्स्ट आपका है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात करें, छापिएगा, ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें जो आपका है गायत्री मंत्र जो आपका होता है, ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र जो आपका उल्लेख मिलता है ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। इसके लेखक कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र के, तो विश्वामित्र जी जो है इसके लेखक माने जाते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, क्योंकि वेद से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीनाक्षी मंदिर, आपको मैंने जो हमारी प्लेलिस्ट है जो मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ लगातार, उसमें से ही ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। जिन बच्चों ने देखा होगा कि प्रसिद्ध मंदिर सबकी मैट्रिक कैसे बताया था, उसमें कैसे आपको याद रखना है, चाहे आपके डेज हों, चाहे आपके प्रसिद्ध मंदिर हों, चाहे आपके जो इंपॉर्टेंट जो उपनाम हो, नदियों के नाम हो, डैम हो, इन सब के बारे में मैं बात किया हूँ। आपके सामने मैं लगा दूंगा, यहाँ पर ऊपर आ गई होगी, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप जाइएगा प्लेलिस्ट में GK के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देखिएगा। हालांकि व्यूज़ थोड़े कम मिलेंगे आपको, तो उससे घबराना नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा, आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें मीनाक्षी मंदिर का कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर से आपको कुछ पहले याद करना है, जैसे कि गांधीनगर में क्या स्थित है, तो गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका अक्षरधाम मंदिर मेरे दोस्तों कहाँ स्थित है, तो गांधीनगर में स्थित है। और अक्षरधाम मंदिर एक कहाँ स्थित है, गांधीनगर में तो एक है, एक कहाँ पर और स्थित है, तो आपका दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली, दिल्ली में भी स्थित है। नेक्स्ट आपका है आसाम। आसाम में कौन सा जो है मंदिर प्रसिद्ध है, वो आपका है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर जो है आपका गुवाहाटी में स्थित है, ये बहुत ही फेमस मंदिर है आसाम में। नेक्स्ट आपका मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपका राजमुंदरी हो जाएगा मेरे दोस्तों, राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ पर स्थित है, आप लोग ये बताइए राजमुंदरी किस राज्य में है। और इसी के साथ क्वेश्चन एक लेते जाइए, राजमुंदरी जो है वो टोबैको जो है, टोबैको जो तंबाकू रिसर्च अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू रिसर्च अनुसंधान केंद्र, या फिर इसे कहें एनआरसी, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर तंबाकू, ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपका राजमुंदरी में स्थित है। एक बार क्या हुआ था, यूपी कैडेट में डायरेक्ट आपका तंबाकू ना देखकर डायरेक्ट पूछा था राजमुंदरी कहाँ स्थित है, तो उसका राइट आंसर हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए, एक तो आपका एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन बनना है, एक आपका जीएस से भी क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो आपको दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उज्जैन। उज्जैन में जो आपका है, उज्जैन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका महाकाल मंदिर स्थित है। कौन सा, महाकाल, कालों के काल, कौन से, महाकाल। ठीक है, कालों के काल महाकाल मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महाभारत महाकाव्य किसने लिखा, तो महाभारत जो महाकाव्य है ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो अगर इसकी बात करें तो इसमें आप पहले देखिए, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कालिदास जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौटिल्य, सी आपका है तुलसीदास जी, डी आपका वेदव्यास जी। तो इसमें राइट आंसर आप क्या लगाएंगे, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कालिदास, कालिदास की अगर बात करें तो इन्होंने मेघदूत लिखी है। कौन सी, मेघदूत लिखी है, मेघदूत लिखी है पुस्तक, इनकी पुस्तक कौन सी है, मेघदूत। मेघदूत महाकाव्य किसने लिखा, तो कालिदास जी लिखे हैं। नेक्स्ट आपका है कौटिल्य, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता था, क्या कहा जाता था, चाणक्य। और उन्होंने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तुलसीदास जी, तुलसीदास की अगर बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस, रामचरितमानस की रचना किसने की थी, और ये आपका हो जाएंगे तुलसीदास बाबा। नेक्स्ट आपका है वेदव्यास, वेदव्यास की अगर बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, महाभारत, महाभारत महाकाव्य किसने लिखा है, वेदव्यास जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ किस राज्य में स्थित है, सॉरी, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, इसकी अगर बात करें तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है केरल, सी है उत्तर प्रदेश, डी है आपका जम्मू कश्मीर। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल में जो आपकी है शांत घाटी स्थित है, यानी इसे क्या कहते हैं, साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, वैली के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बात करें एक और घाटी की, याद रखिएगा, एक घाटी होती है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो वो आपकी हो जाएगी कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपका तो हो जाएगा संविधान में, देखिए यहाँ पर मैं सारा जो है आपको ले लेकर आया हूँ, चाहे आपका पॉलिटी से जो क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री से क्वेश्चन हो, चाहे स्ट्रेटेजी के हो, सभी का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी दूसरी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे होंगे तब भी आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि दोनों का आपका यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा, चाहे आप किसी बुक से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आप देखिए संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं, संविधान में कुल कितनी सूचियाँ स्थित हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी लाइए। देखिए भाई साहब, मैं इंग्लिश लैंग्वेज में तो जरूर लाता, लेकिन मेरे जो है जो 10 लेक्चर हैं वो लगभग पूरे, उसके लिए मैंने थंबनेल वगैरह सब क्रिएट करके पहले से ही रख लिया है, तो उसमें आप एडिट नहीं कर पाऊंगा। अगले जो है 10 लेक्चर के बाद, उसके बाद मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाऊंगा, बाइलिंगुअल रहेंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहता हूँ, तब तक आप लोग इसी से काम चला लीजिए हिंदी से। बाकी उसके बाद जो है 10 लेक्चर होने के बाद मैं दोनों को लेकर आऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, एक ही में बाइलिंगुअल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तो 12 अनुसूची है। कितनी, संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं, देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, यहाँ पर संविधान में कुल कितनी सूचियाँ हैं, तो यहाँ पर 12 सूचियाँ हैं। वर्तमान कितनी है, 12, लेकिन यही पूछा था संविधान में मूल कितनी सूचियाँ हैं, मूल कितनी सूचियाँ हैं, तो आपकी वो हो जाती 8। मूल जब संविधान बना था तब जाके हमारे संविधान में जो सूचियाँ थी वो 8 थी, लेकिन अब जाके जो है वो 4 सूचियाँ बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो अब हो जाएंगी 4 8 और 4 कितनी हो जाएंगी, 12। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। भारतीय जो संविधान है उसमें मूल अधिकार कितने हैं, 12 है, 6 है, 17 है, 3 है। तो यहाँ पर समझिएगा मूल
अधिकार की बात की है। अगर आप लोग थोड़ा गौर किए होंगे, जो आपकी कक्षा 7, 8 और जो 10 की जो आपकी किताबें हैं उनके पीछे साइड जो जहाँ पर आपका जनगण मनगण जो है लिखा होता है राष्ट्रगान, ठीक है, पीछे साइड लिखा होता है, उसके दूसरे साइड में जो आप लिखिएगा आपके मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सभी लिखे होते होंगे, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, तो ये आपके मूल अधिकार जो है वो कितने हैं, 6 हैं। मूल अधिकारों की बात करें तो आपके 6 हो जाएंगे। पहले ये 7 थे जिसमें कि संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। पहले अगर संपत्ति का अधिकार रहता तो मान लीजिए कोई हाईवे निकलना है किसी गांव से, अब मान लीजिए यहाँ पर जो है चौबे जी का खेत पड़ गया, ठीक है, ये जो है हाईवे निकल रहा है, यहाँ पर चौबे जी का खेत पड़ गया। अब चौबे जी कह रहे हैं ये तो हमारा अधिकार है, ये मेरी जो है संपत्ति का अधिकार है, ये तो मेरा है, ठीक है, तो ये रोड आप इधर से ले जाइए, इधर से जो है घुमा कर ले जाइए। तो ये दिक्कत होती है। अब इधर वाले भाई साहब कहते हैं चौधरी जी की इधर से नहीं, आप इधर से ले जाइए, ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि संपत्ति का अधिकार ही हटा दिया गया। अब रोड जिस समय जिस अनुसार निकलेगी, जो नक्शा पास होगा उसी के अनुसार ही निकलेगी, चाहे आगे किसी का भी चौबे जी का है खेत, चाहे दुबे जी का है, चाहे आपका जो है चौधरी जी का है, उससे मतलब नहीं है। उन्हें पैसा मिलेगा, उन्हें मुआवजा मिलेगा और आपकी रोड उसी पर ही निकलेगी। तो ये आपका बताइएगा कमेंट करके ये सही हुआ है या गलत हुआ है, ठीक है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा, ये सही है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, या गलत है, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके मूल अधिकार है वो 6 है। और बात करेंगे इसी के साथ साथ आप याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे 12 हैं, ठीक है। तो उसका गुना कर दीजिएगा। मान लीजिए हमको अधिकार 6 दिए गए, हमसे करवाया डबल जा रहा है, यानी कि दुगना कर देना है, 12 कर देना है। इस प्रकार से कोरिलेट करके याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और आज का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ आपको एक और भी क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो गिरी नेशनल पार्क आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में स्थित है गिरी नेशनल पार्क। आपको गिरी गाय देखिए, अगर आपको देखे होंगे, सॉरी, जो आपका जो गिरी गाय है, गिरी नस्ल की एक गाय पाई जाती है जो काफ़ी दुधारू होती है, ठीक है। तो वो उसकी उत्पत्ति भी इसी नेशनल पार्क यानी इसी जंगलों से ही हुई है वहाँ पर, ठीक है। तो वहीं पर जो है इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती है, इसे भी याद रखिएगा गिरी गाय के संबंध में। तो इससे कोरिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें आसाम की, तो आसाम में आपकी कौन सी पार्क है, तो इसमें आपका जैसे काजीरंगा पार्क है, और आपका आसाम में मानस पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मानस हुआ, काजीरंगा हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर, लखीमपुर में स्थित है, ठीक है। रणथंभौर या बांदीकुई जो है आपका, सॉरी, इसमें कर्नाटक में आपका हो जाएगा बांदीपुर हो जाएगा। बांदीपुर नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक में है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश लखीमपुर में है। असम में आपका मानस पार्क हो जाएगा, नेशनल पार्क है। और आपका काजीरंगा नेशनल पार्क आपकी आसाम में स्थित है। गुजरात में आपकी गिरी है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से इन्हें रिपीट कर लीजिएगा इन्हें। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप इसकी वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, मेरी बात मानिएगा, एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से भी कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आज का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको मिलेगा। देखिए आप लोगों को इसका कमेंट करके बताना है जवाब क्या होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। जिन बच्चों ने देखा है और जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, तो उन लोगों को इसका जो है कमेंट जरूर करना है कि इसकी राजधानी क्या होगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आपको लिए